ऐसी कहानी जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मीडिया हो या राजनीतिक गलियारा, चारों ओर इस मूवी की चर्चा जारी है। कुछ लोग इसको लेकर विरोध कर रहे हैं तो कुछ इसके सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि हम चाहेंगे कि आप पहले इस मूवी को देखें और उसके बाद कमेंट में आकर अपना ओपिनियन दें। मूवी की शुरुआत से पहले बस मैं आपको इतना बता दूं कि ये मूवी एक से ज्यादा सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसको लेकर इस मूवी को बैन करने की बात भी हो रही थी, लेकिन कल मैं इसको थिएटर में एक्सपीरियंस कर आया हूँ और इतना कह सकता हूँ कि ये मूवी हम लोगों के लिए आंखें खोल देने वाली मूवी है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये मूवी। तो मूवी की शुरुआत होती है एक इस्लामिक देश की पुलिस के इंटेरोगेशन रूम से, जहां एक लड़की पुलिस वालों को ये बता रही होती है कि वो आखिर अपने देश इंडिया से वहां कैसे पहुंची। दरअसल ये पुलिस आतंकवादियों की तलाश में जगह जगह घेराबंदी करती रहती थी और इसी दौरान उन्हें ये लड़की एक रेगिस्तान में बेहोश मिली थी, इसलिए अब ये इससे पूछताछ कर रहे हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम खुद सीरिया जाना चाहती थी और अपने देश के खिलाफ काम करना चाहती थी, जिस पर वो लड़की कहती है कि वो इंडिया से अपनी मर्जी से निकली तो थी, लेकिन वो सब उसने ऐसे किया जैसे कोई उसको काबू में करके उससे ये सब करवा रहा हो और वो चाहकर भी कुछ न कर पा रही हो। वो कहती है कि मैं अकेली लड़की नहीं हूँ जिसके साथ ये सब हुआ है, बल्कि कई हजारों लड़कियां हैं जो इस जाल में फंस चुकी हैं और जानवरों से भी बुरी जिंदगी बिता रही हैं। ये सब बताते हुए अब वो जाती है फ्लैशबैक में और हम देखते हैं कि वो लड़की बुर्खा पहनकर एक आदमी के साथ कार में कहीं जा रही है। रास्ते में एक चेक पोस्ट पड़ता है जहाँ वो पैसे देकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं और पहुंचते हैं अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वतीय इलाके में। वहाँ वो एक गांव में रुकते हैं जहाँ के लोगों को देखकर वो लड़की अपनी फैमिली की यादों में खो जाती है। फिर मूवी में कहानी 2 साल पहले चली जाती है, जब ये लड़की यानी शालिनी इंडिया के केरला स्टेट में अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रह रही थी। उसके परिवार में उसकी माँ और दादी थी जो उसको पूरा सपोर्ट करती थी। इसके बाद शालिनी कॉलेज में पढ़ने के लिए अपने शहर से बाहर हॉस्टल में रहने जाती है। कॉलेज पहुंचते ही उसे वहां की दीवारों पर एंटी इंडिया स्लोगन्स और पेंटिंग्स बनी हुई दिखती हैं, जिनको वो इग्नोर कर देती है। इसके बाद उसकी मुलाकात होती है अपनी रूममेट से। पहली नीमा जो ईसाई है, दूसरी गीतांजलि जो हिंदू है और तीसरी आसिफा जो एक मुस्लिम है। अब कॉलेज फंक्शन में जब ये चारों मौजूद होती हैं, तो एक अनजान आदमी आसिफा को छोड़कर बाकी तीनों का फोटो लेने लगता है और बाद में उसे कुछ मुस्लिम लोगों को दिखाता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जब इंटरोगेशन ऑफिसर शालिनी से कहता है कि हमने पता किया है केरला में तुम्हारी बताई हुई जगह पर शालिनी नाम की कोई लड़की कभी रहती ही नहीं थी, इसलिए हमें सच सच बताओ कि तुमने ISIS कब ज्वाइन किया। शालिनी कहती है कब ज्वाइन किया, इससे जरूरी बात यह है सर कि आखिर ISIS क्यों और कैसे ज्वाइन किया, आखिर कैसे एक स्टूडेंट को इस खाई में धकेला गया जहाँ रोज कई औरतों और बच्चों को ब्रूटल तरीके से मारा जाता हो। इसके बाद वो बताती है कि हिंदुकुश से होते हुए वो उस आदमी यानी शाकिब के साथ पहुँचती है ISIS के अड्डे यानी शाहबाद में, जहां वो शाकिब से कहती है कि उसे अपनी मां को कॉल करना है, लेकिन शाकिब उसको बताता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारी कॉल ट्रेस हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद उन्हें जो कमरा मिलता है वो उसको साफ करने लगते हैं और इस बीच शाकिब उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। शालिनी उसको रोकती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वैसे भी इस्लामिक में किसी के साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाना बहुत ही बड़ा गुनाह होता है, इसलिए ऐसा मत करो। लेकिन शाकिब उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। अब कहानी पहुंचती है फ्लैशबैक में, जहाँ चारों सहेलियां डिनर के लिए बाहर जाने वाली हैं, लेकिन उससे पहले आसिफा किसी को कॉल करती है और अच्छे से बिहेव करने को बोलती है। इसके बाद वो तीनों सहेलियों से बोलती है कि नीचे मेरे कजिन्स आए हुए हैं जो हमारे साथ डिनर पर चलेंगे, पर वो पहले बीच पर जाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम पहले बीच पर चलें और फिर वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद डिनर पर चलें। अब तीनों सहेलियां इसके लिए मान जाती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि आसिफा कार में तीनों को अपने कजिन से मिलवाती है। एक होता है रमीज जो MBBS कर रहा होता है और दूसरा होता है अब्दुल जो एक बड़ा बिजनेसमैन है। रमीज रास्ते में अपने विजन को शेयर करता है और किसी तरह वो विदेश जाकर पैसा कमाना चाहता है, जिसे सुनकर शालिनी उससे इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद सभी मिलकर बीच पर एंजॉय करते हैं और फिर डिनर के लिए चले जाते हैं। हालांकि दोनों लड़के कहते हैं कि तुम लोग चलो, हम लोग डिनर के टाइम तक आ जाएंगे। अब डिनर से पहले आसिफा और नीमा प्रे करती हैं, जिसके बाद आसिफा बोलती है कि बिना प्रे किए खाना खाना पाप है। डिनर के बाद जब चारों लौट रही होती हैं, तो आसिफा इस्लाम की बातें करने लगती है। वो कहती है जो लोग पाप करते हैं उनको दोज़ख की आग में जलना पड़ता है, जो लोग इस्लाम को नहीं मानते वो भी नास्तिक होते हैं, इसलिए उन्हें भी अल्लाह नहीं बख्शता। इस तरह वो ये साबित करने की कोशिश करती है कि इस्लाम धर्म सबसे अच्छा है। अब ईद आती है, जहाँ सभी आसिफा के घर जाते हैं। वहाँ अपनी खातिरदारी होते देख शालिनी और गीतांजलि बहुत ही अच्छा महसूस करती हैं। उस मौके पर रमीज और अब्दुल भी वहाँ मौजूद होते हैं, जिनसे दोनों की नजदीकियां और बढ़ जाती हैं। अब कहानी अफगानिस्तान की तरफ आती है, जहाँ शाकिब अपनी ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहा था और शालिनी बुर्का पहनकर बाहर निकल रही थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये शाकिब इस कहानी में कहाँ से आया हुआ है और आखिर वो शालिनी के साथ क्या कर रहा है, तो वो आपको आगे पता चल जाएगा। खैर, शालिनी बुर्के में बाहर जाती है, जो देखती है कि कुछ लोगों ने एक औरत को इसलिए मार दिया क्योंकि वो अकेली बाहर आई। आगे वो देखती है कि कुछ लोग एक औरत का हाथ काट देते हैं क्योंकि उसने लिपस्टिक लगाई थी और उसके पति का सर काट देते हैं क्योंकि उसने अपनी पत्नी को लिपस्टिक लगाने की इजाजत दी थी। अब सबको देखकर शालिनी बेहद घबरा जाती है। अब शालिनी शाजिया के साथ वापस घर आती है। दरअसल शाजिया वहाँ के लीडर की बीवी होती है
और उसके साथ घूमने पर उसे कोई खतरा नहीं होता। इस तरह वो वापस अपने घर आ जाती है। अब कहानी वापस चारों सहेलियों पर जाती है, जहाँ आसिफा 2 आदमियों से मिलने आती है, जिसके साथ रमीज और अब्दुल भी मौजूद थे। वो सभी मिलकर एक वीडियो देखते हैं, जिसमें एक आतंकवादी एक खास ड्रग के बारे में सभी को बता रहा होता है कि इस तरह उसका इस्तेमाल करके धीरे धीरे भूख लगना और दर्द का महसूस होना खत्म हो जाता है और नशे में आदमी वही करने लगता है जो उससे कहा जाता है। वीडियो देखने के बाद एक आदमी अब रमीज और अब्दुल से बोलता है कि लड़कियों को ये ड्रग देना होगा और उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना होगा ताकि वो तुमसे दूर ना हो पाए। इसके बाद एक आदमी उन दोनों को पैसे देकर ये काम जल्द ही खत्म करने को बोलता है। अब अगले दिन बाकी तीनों सहेलियां मॉल जाने के लिए निकल पड़ती हैं और आसिफा पीछे से किसी को फोन करती है और तैयार रहने को बोलती है। मॉल में जाने पर कुछ आदमी उन तीनों का पीछा करते हैं और एक आदमी गीतांजलि को गलत तरीके से टच करता है। इसका विरोध करने पर बात और बढ़ जाती है और इसी बीच वो आदमी तीनों के कपड़े फाड़ देता है। ये सब होते हुए सब देखते हैं, लेकिन कोई आदमी मदद नहीं करता। लेकिन तभी एक औरत वहाँ आती है और अपने बुर्के से उन तीनों के शरीर को कवर करती है। इसके बाद तीनों वापस आकर ये बात आसिफा को बताती है। आसिफा उनसे कहती है कि अगर तुमने हिजाब पहना होता तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। किसी की हिम्मत नहीं है कि एक हिजाब पहनी हुई लड़की या औरत को कोई टच भी कर दे। ईसा मसीह जब मारा जा रहा था तो आखिर गॉड ने उनको क्यों नहीं बचाया? ऐसा गॉड किस काम का है? इसके बाद गीतांजलि और शालिनी रमीज और अब्दुल से मिलने जाते हैं, जहाँ वो दोनों उनके सामने गुस्सा होने का नाटक करते हैं और उन्हें सिंपैथी दिखाते हैं। शालिनी कहती है कि इस तरह के स्ट्रेस की वजह से अब नींद नहीं आती है और इसी बात का फायदा उठाकर वो दोनों उनको वो ड्रग दे देते हैं और कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये दवाई है जो तुम्हें सोने में मदद करेगी और आगे से याद रखना कि तुम बिना हिजाब पहने कहीं मत जाना ताकि ऐसा वापस ना हो। वो दोनों अगले दिन से ऐसा ही करती हैं और हिजाब पहनना शुरू कर देती हैं। इस बीच एक दिन इंटीमेसी को लेकर दोनों सहेलियां अपने अपने बॉयफ्रेंड से कहती हैं कि शादी से पहले एक दूसरे के साथ रिश्ता रखना पाप होता है। तो रमीज उन्हें समझाता है कि जब एक साथ हमेशा साथ रहना है तो फिर रिश्ता बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती और इस तरह वो दोनों को फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए तैयार कर लेते हैं। अब एक दिन चारों सहेलियों में बहस हो रही होती है कि आखिर कौन से गॉड बड़े हैं, जिस पर शालिनी कहती है कि सबसे बड़े शिव हैं, जिस पर आसिफा कहती है कि जो भगवान अपनी वाइफ को जलने से ना बचा सका वो इंसानों को क्या बचाएगा। वो भगवान राम के लिए कहती है कि जो भगवान अपनी वाइफ को किडनैप होने से नहीं बचा पाए वो इंसानों की क्या रक्षा करेंगे। और फिर वो भगवान कृष्ण के लिए बोलती है कि जो भगवान अपनी सारी लड़कियों के साथ रास लीला करता हो उन पर आखिर कौन लड़की भरोसा करेगी। ऐसे भगवानों को मानना ही सबसे बड़ा पाप है जो तुम कर रहे हो। शालिनी और गीतांजलि के सामने कभी किसी ने ये बातें नहीं बोली थी। ऊपर से वो इस बात का जवाब देने में सक्षम नहीं थी क्योंकि वो कोई पंडित तो थी नहीं, इसलिए वो आसिफा की बातों में आ जाती है और उस कॉन्वर्सेशन को वहीं एंड कर देती है। आसिफा भी लास्ट में कहती है कि वो असली भगवान को पहचानने में उन दोनों की मदद करेगी। खैर, अब कहानी आती है अफगानिस्तान में, जहाँ शालिनी को लिवर पेन होता है और हॉस्पिटल में वो अपने बच्चे को जन्म देती है। अब उसे पता चलता है कि इशाक काबुल जाने वाला है, इसलिए वो उसके साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन इशाक उससे कहता है कि वो यहाँ से अब कभी नहीं निकल पाएगी और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब शालिनी के बच्चे को बुखार आता है। दवा न होने की वजह से वो छुपते छुपाते शाजिया के पास मदद मांगने पहुँचती है और कहती है कि मुझे अपनी माँ से बात करनी है। बहुत देर रिक्वेस्ट करने पर शाजिया उसे एक औरत के पास ले जाती है जिसके पास मोबाइल होता है। शालिनी फौरन उस फोन से अपनी लोकल भाषा मलयालम में अपनी माँ को एक मैसेज भेजती है जिसमें वो अपनी लोकेशन के बारे में भी बता देती है। अब जिस औरत का फोन उसने इस्तेमाल किया था उसके पति को इस भाषा का पता चल जाता है और वो अपनी बीवी को मार देता है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां आसिफा शालिनी और गीतांजलि को मुस्लिम लड़कियों की तरह रहना, खाना पीना और कपड़े पहनना सिखा रही होती है। वो दोनों भी इस काम को राजी राजी कर रही होती हैं क्योंकि उनके ऊपर उस ड्रग का अच्छा असर होता है। इस बीच वो दोनों एक दिन अपने घर जाती हैं, जहां उनके पेरेंट्स उनको देखकर हैरान हो जाते हैं। वो वहां ठीक से रुक नहीं पाती, इसलिए वापस कॉलेज आकर हॉस्टल में रहने लगती हैं। अब एक दिन आसिफा उन्हें उन्हीं 2 आदमियों के पास लेकर जाती हैं जो शुरू में सभी को उस ड्रग की वीडियो दिखा रहे थे। आसिफा कहती है कि ये तुम दोनों को इस्लाम के बारे में ठीक से समझाएंगे। इस बीच उनको भाग्यलक्ष्मी नाम की एक लड़की पहले से वहाँ मिलती है जो एक हिंदू होती है और उसे एक मुस्लिम लड़के से प्यार होता है। वो कहती है कि मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बीच शालिनी को अचानक से वो मीटिंग आने लगती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये बात रमीज को बताती है, लेकिन रमीज उससे कहता है कि जब तक वो हिंदू है उसके घर वाले शादी नहीं होने देंगे। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगी तो हमारी शादी हो जाएगी। अब शालिनी डर जाती है, लेकिन आसिफा उसको समझाती है कि अब रमीज तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तैयार है और तुम्हें उस पर भरोसा है तो क्यों ना तुम इस्लाम कबूल करके उससे निकाह कर लो, इसमें हर्ज ही क्या है। इसके बाद शालिनी अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए राजी हो जाती है। उधर अब्दुल के ऊपर गीतांजलि के साथ फिजिकल रिलेशन बनाकर उसे प्रेग्नेंट करने का दबाव होता है, इसलिए वो गीतांजलि को सीरिया जाकर पैसे कमाने और लग्जूरियस लाइफ के सपने दिखाने लगता है और बीच बीच में उससे पर्सनल फोटोज भी मांगने लगता है। ड्रग्स के नशे में गीतांजलि ऐसा करने भी लगती है। अब कहानी आती है अफगानिस्तान में, जहां शालिनी को बताया जाता है कि इशाक शहीद हो गया है, जिसके बाद शालिनी डरते हुए शाजिया के पास पहुंचती है। अब कहानी एक बार फिर से पीछे जाती है, जहां गीतांजलि को फोन पर पता चलता है कि उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि गीतांजलि ने इस्लाम को कबूल कर लिया है। उधर शालिनी रमीज को ये बताने के लिए फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। अब आसिफा गीतांजलि से पूछती है कि क्या तुम अपने फादर के पास नहीं जाओगी, तो गीतांजलि कहती है कि वो अल्लाह को नहीं मानते, इसका मतलब वो काफिर हैं, इसलिए मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। तभी आसिफा कहती है कि काफिर होने का गुनाह तब तक माफ नहीं होता जब तक उस आदमी पर थूक
थूका न जाए या उसे पत्थरों से मार न दिया जाए। इस बात को सुनकर गीतांजलि फौरन अपने पिता के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और अपने पिता पर थूक कर वहाँ से जाने लगती है, जिसको देखकर उसकी माँ रोने लगती है। दोस्तों, इस सीन को देखकर मेरे मन में इतना गुस्सा आया था कि मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह किसी लड़के या लड़की को अपने माता पिता के ऊपर थूकने को तैयार करना ही इन आतंकवादियों की मानसिकता को दर्शाता है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और उधर वो आदमी अब्दुल पर दबाव डालने लगता है कि वो गीतांजलि को जल्दी से अपने काबू में करे। इसलिए अब्दुल उसको कॉल कर सीरिया चलकर रहने को बोलता है, जिस पर गीतांजलि मना कर देती है कि अभी वो इस सब के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद दोनों में काफी बहस होने लगती है और गीतांजलि को शक हो जाता है कि अब्दुल का मेन मोटिव तो कुछ और ही है। गीतांजलि उससे कहती है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। इसके बाद अब्दुल उसको वही पर्सनल फोटोज और वीडियोस दिखाता है और कहता है कि अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, जिसके बाद दोनों फोन रख देते हैं। इसके बाद शालिनी को मौलाना से पता चलता है कि रमीज अपनी फैमिली के साथ मालदीव में शिफ्ट हो गया है। मौलाना उससे कहता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे आने वाले बच्चे को नाजायज ठहराएगी, इसलिए मैं इशाक नाम के एक नेक लड़के को जानता हूँ। मेरे कहने पर वो तुमसे शादी कर लेगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। तुम्हारे बच्चे को भी बाप का नाम मिल जाएगा। रोते रोते ही सही, लेकिन शालिनी इस बात के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे की फिक्र होती है। अब जहाँ गीतांजलि अपने किए पर पछताती है और अपने घर वापस आ जाती है, वहीं शालिनी इशाक से शादी कर लेती है। अब शालिनी को ढूंढते हुए उसकी माँ वहाँ पहुँचती है, जो अपनी बेटी को एक मुस्लिम से शादी करते देख हैरान रह जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों को अपनाने को तैयार हो जाती है। वो कहती है कि शालिनी तुम अपने पति को लेकर मेरे साथ चलो, पर शालिनी अब कुछ नहीं बोलती और वापस उसके घर के अंदर चली जाती है। अब आसिफा उसकी माँ को समझाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो किसी और की हो चुकी है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। और वैसे भी शालिनी ने शादी अपनी मर्जी से की है। इसके बाद शालिनी की माँ वहाँ से जाने लगती है और इसी बीच उसकी बात गीतांजलि से होती है। गीतांजलि उससे कहती है कि शालिनी ने ये शादी मजबूरी में की है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर शालिनी की माँ को धक्का लगता है। अब उसी शाम को गीतांजलि अपने मोबाइल पर एक न्यूज देखती है कि किसी आदमी ने एक लड़की के न्यूड फोटोज को इंटरनेट पर शेयर कर दिया है। उसे बहुत जल्दी ये पता चल जाता है कि वो फोटोज किसी और के नहीं बल्कि उसी के हैं, जो अब्दुल ने ही शेयर किए हैं। जिसके बाद उसके पास फोन पर फोन आने लगते हैं और वो शर्म की वजह से खुदकुशी कर लेती है। अब कहानी आती है इंटरोगेशन रूम में, जहाँ शालिनी बताती है कि यहाँ आने से पहले उसकी और इशाक की स्पेशल क्लासेस चलती थी, जिसमें उसको पढ़ना लिखना सिखाया जाता। वो कहती है कि वहाँ भी कपल्स थे, लेकिन सभी को अलग अलग चीजें सिखाई जाती थी। सभी के पास वो ड्रग वाली दवा थी, जिसको लेकर सभी अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। फिर चाहे किसी और को मारना हो या खुद को मारना हो। वहाँ हमें पासपोर्ट आराम से मिल गए और फिर बहुत सारे पैसे मिले, जिसके बाद कुछ मैप्स को दिखाया गया और उन्हें याद करने को कहा गया। इसके बाद मुझे अपनी माँ से मिलने दिया गया, ताकि मेरे बाहर जाने पर वो पुलिस को कंप्लेंट ना करे। इसके बाद मैं अपने पति इशाक के साथ कोलंबो हनीमून पर चली गई, जहाँ मुझे अगले दिन मेरी सहेली नीमा का फोन आता है, जो बताती है कि ये सब एक चक्रव्यूह है, जिसमें तुमको रमीज, अब्दुल और आसिफा ने फंसाया है। ये उनका धंधा है और इसी से वो पैसा कमाते हैं। नीमा कहती है कि वो ये सब पता करने के लिए कुछ दिनों से रमीज के साथ ही थी। उसने रमीज को रोकना चाहा, लेकिन रमीज ने उल्टा उसी को ड्रग देकर उसके साथ रेप किया और करीब 20 और लोगों ने उसके साथ रेप किया। नीमा आगे बताती है कि नमीज अभी भी यहीं है और दूसरी लड़कियों को फंसा रहा है। वो गीतांजलि की सुसाइड के बारे में भी शालिनी को बताती है और सुनकर शालिनी पूरी तरह से टूट जाती है। अब उसका दिमाग पहले से कमजोर हो चुका था। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो इन सब का सामना करके सभी के खिलाफ लड़ सके। इसलिए वो फोन रख देती है, ये बोलकर कि वो बाद में बात करेगी। इसके बाद नीमा एक्टिव होती है और वो लव जिहाद से जुड़े सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करना शुरू करती है। इसके बाद वो गीतांजलि के पेरेंट्स और शालिनी की माँ को लेकर पुलिस के पास पहुँचती है और उन्हें ये सब बताती है। पुलिस कहती है कि सबूत ना होने की वजह से वो उनकी हेल्प नहीं कर सकती, जिस पर नीमा कहती है कि वो सबूत लेकर आएगी। अब कहानी आती है अफगानिस्तान में शालिनी पर, जहाँ लोग उसे और उसके बच्चे को पकड़कर शाजिया के पास से लेकर जाते हैं। इसके बाद वो उसके बच्चे को ले जाते हैं, जिस पर नीमा कहती है कि वो सबूत लेकर आएगी। आती है अफगानिस्तान में शालिनी पर, जहाँ लोग उसे और उसके बच्चे को पकड़कर शाजिया के पास से लेकर जाते हैं। इसके बाद वो उसके बच्चे को ले जाते हैं और शालिनी को बाकी औरतों के साथ कैद कर देते हैं। यहाँ शालिनी को भाग्य लक्ष्मी मिलती है, जो अपने परिवार को छोड़कर एक मुस्लिम लड़के के साथ यहाँ आई थी। वो कहती है कि मेरा पति भी मर गया है और इन सबका भी। जिन लोगों के पति मर जाते हैं वो इन आतंकवादियों की गुलाम बन जाती हैं और वो जब चाहे इनको नोचते हैं और इनका रेप करते हैं। थोड़ी देर बाद एक आदमी आकर शालिनी को वहाँ से लेकर जाता है और फिर काफी लोग मिलकर उसके साथ भी वही करने लगते हैं, जिसके बारे में अभी भाग्यलक्ष्मी उसे बता रही थी। अगले दिन उन औरतों को कहीं ले जाया जा रहा था। शालिनी पढ़ने में होशियार थी, इसलिए उसे मैप याद था। वो समझ जाती है कि उन औरतों को उस वक्त टर्की और सीरिया के बॉर्डर पर ले जाया जा रहा है। इसके बाद वो अपनी नॉलेज का फायदा उठाती है और भाग्यलक्ष्मी के साथ एक और औरत को लेकर वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। भागते भागते वो एक रेगिस्तान में पहुँच जाती है, जहाँ उनका पीछा वो आदमी भी अभी कर रहे होते हैं। पहले वो उस औरत को निशाना बनाते हैं और फिर अगली गोली भाग्यलक्ष्मी को लगती है, जिसके बाद शालिनी डर की वजह से तेज भागने लगती है और उन लोगों के इलाके से काफी दूर निकल जाती है। इसके बाद वो थककर बेहोश हो जाती हैं और पूरे 17 घंटे बाद ड्रोन की नजर उस पर पड़ती है, जिसके बाद उसे वहां ले जाया जाता है जहां इस वक्त ये सब बयान दे रही है, यानी पुलिस इंटेरोगेशन रूम में।
वो कहती है, मैंने आपको सब बता दिया है, अब आप लोग उन पर कार्रवाई कीजिए और मुझे मेरे घर जाने दीजिए। पुलिस या आर्मी कहती है, हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते, लेकिन आप अभी हमारी फैसिलिटी में सेफ हैं। जिसके बाद वो शालिनी से उसकी माँ की बात करवाते हैं। अब शालिनी उस जेल में शाम को बाहर आती है, जहाँ वो अपने बुर्के को जलता हुआ देखती है और आखिरकार उसे एहसास होता है कि उसने अपनी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी गलती को अंजाम दिया है। इसके बाद वो उस आग में अपने पश्चाताप के आंसू को जला देती है और एहसास करती है कि वो एक सनातनी हिंदू है। और इसी के साथ होता है इस मूवी का